पिछले कई सालों से इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। पिरामिड में 2 चैम्बर्स का साइंसदान को पता था, जिनमें एक किंग चैम्बर है और दूसरा क्वीन चैम्बर है। लेकिन 1980 में पिरामिड पर एक खास तरह की एक्सरे फेंक कर इसको स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि इन दोनों चैम्बर्स के अलावा एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। साइंसदानों का मानना था कि यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस चैम्बर तक पहुंचना था, इसीलिए 5 सालों की वर्किंग के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से सुराख में भेजा गया। 200 मीटर चढ़ने के बाद वो कैमरा रुक गया, क्योंकि उसके सामने पत्थर की एक स्लैब थी जिस पर कॉपर से बने 2 हैंडल्स लगे हुए थे। लेकिन साइंसदान उस पत्थर से आगे देखना चाहते थे, इसीलिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिसके आगे एक ड्रिलिंग मशीन भी लगी हुई थी। 2001 में उस रिपोर्ट ने लाइमस्टोन से बने उस पत्थर में एक छोटा सा सुराख कर दिया। ये सुराख इतना बारीक था कि इसमें एक छोटे साइज का कैमरा ही जा सकता था। जब कैमरे ने उस सुराख के अंदर देखा तो उसमें एक और पत्थर की स्लैब मौजूद थी। लेकिन जब कैमरे के एंगल को जमीन की तरफ किया गया तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था, साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सका। लेकिन उनके मुताबिक जिस पत्थर पर ये अल्फाबेट्स लिखे हुए थे उसे आके एक और चैम्बर हो सकता है। साइंसदानों ने इस ख्याल को सच साबित करने के लिए एक बार फिर से 2015 में कॉस्मिक रेज इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड को स्कैन किया कि आखिर इस पिरामिड के अंदर क्या छुपा है। उसके बाद 2016 में मॉन्क इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया और पता चला कि शेवलॉक ब्लॉक की नॉर्थ साइड पर एक खाली जगह के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं और ये खाली जगह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसका साइज 30 फीट था। ये ब्लॉक इस जगह पर मौजूद है और इन ब्लॉक्स के पीछे वो कॉरिडोर मौजूद है। इस कॉरिडोर की डिस्कवरी ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। पहले जितने भी चैम्बर थे उनका साइज छोटा था, लेकिन इस कॉरिडोर का साइज 30 फीट लॉन्ग था। साइंसदान को लगता था कि वहां सच में कुछ ना कुछ छुपा है। लेकिन अब मसला उस कॉरिडोर तक जाकर उसके अंदर देखने का था। लेकिन साइंसदान बेचैन थे और वो बगैर पिरामिड पे होल किए उस कॉरिडोर को देखना चाहते थे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। कई सालों का इंतजार करने के बाद 2023 में साइंसदानों ने एक बार फिर से इस पिरामिड को स्कैन किया और इस बार उन्होंने उस कॉरिडोर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया, जिसमें आप साफ साफ उस कॉरिडोर को देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट है और इसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता है। लेकिन अभी तक वो इसे अंदर से नहीं देख पाए। वो ये सोचने पर मजबूर हो के कि आज से 4500 साल पहले के लोगों ने इतना बड़ा कॉरिडोर क्यों बनाया। आखिर इस कॉरिडोर के बनाने का मकसद क्या है? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है। जब साइंसदानों ने इस चैम्बर को स्कैन किया तो उनको पिरामिड में और कई चैम्बर्स के बारे में भी पता चला। यानी पहले साइंसदान को लगता था कि इसमें 2 चैम्बर्स हैं, फिर 3 हुए और अब कई चैम्बर्स इस पिरामिड में मौजूद हैं। आखिर उन चैम्बर्स में क्या छुपा है ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। इसके बाद बात करते हैं 5000 साल पुरानी ज्वेलरी के इस छोटे से टुकड़े की। 1911 में कायरो के जनूब में कायरो से 40 मील दूर एंशिएंट इजिप्शियन का एक कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ। जब इस कब्रिस्तान की डेटिंग की गई तो पता चला ये कब्रिस्तान 5000 साल पुराना है। ये वो दौर था जब एंशिएंट इजिप्शियंस लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और लोहे से बहुत सारी चीजें बनाते थे। इस कब्रिस्तान की खुदाई करते वक्त साइंसदान को एक ज्वेलरी का छोटा सा टुकड़ा मिला। इस टुकड़े को देखने पर साइंसदान को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। और फिर जब इसे लैब के अंदर टेस्ट किया गया तो इसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। 1980 में एक स्कॉलर्स ने इसे स्टडी करते हुए बताया कि इसके अंदर निकल की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये चीज हला से जमीन पर गिरने वाले मेटेओर का हिस्सा है। लेकिन वो कंफर्म नहीं था कि ये वाकई में मेटेओर का हिस्सा है। इसके बाद हाल ही में ओपन यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस चीज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे सीटी स्कैनर से स्टडी किया और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये चीज ओरिजिनल मैटर है, जिसमें निकल की बहुत ज्यादा मकदार मौजूद है,
जो जमीन पर गिरने वाले किसी मेट्रॉइड का हिस्सा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में ज्यादातर मेट्रॉइड लोहे के बने होते हैं जो स्पेस से जमीन पर गिरते हैं, और यही मेट्रॉइड कई अरब साल पुराने होते हैं। यानी ये चीज अरबों साल पुराने किसी मेट्रॉइड का हिस्सा है जिसे आज से 5000 साल पहले के लोगों ने अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल किया था। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन की सबसे पुरानी मम्मी में एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसे लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से 140 साल पहले इजिप्ट में एक एरिया थेबन टॉम्ब है, यहाँ से ये मम्मी मिली थी। जब इसकी डेटिंग की गई तो पता चला ये मम्मी 3500 साल पुरानी है, और जब ये औरत मरी थी तब इसकी उम्र 35 साल थी। इसे देखकर साइंसदानों को लगा कि ये उस वक्त की क्वीन की नर्स या मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने साइंसदान को हैरान किया वो थे इसके बाल। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इसके बाल सही हालत में मौजूद थे। इसके बालों के कुछ हिस्से तो ऐसे थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये चंद महीने पहले ही निकले हैं, और जिस हेयर स्टाइल में इसे दफन किया गया था वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही सजा हुआ था। इसके बाद जिस मम्मी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये जो हिन्नी की मम्मी आप देख रहे हैं ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी, और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब साइंसदानों को ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी शाही अंदाज में दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग को दफनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसी हिरनी को उसी तरीके से ही दफनाया गया था। और आखिर में मर्द मम्मी की बात करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस मम्मीज को दफनाने से पहले एक खास पौधे से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसे रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसीलिए सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। साइंसदानों को जितनी भी मम्मीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मी दरियाफ्त की जिसको रेजिन से नहीं बल्कि मिट्टी से कवर किया गया था। ये मम्मी एक लड़के की थी जो 25 साल की उम्र में मरी थी। जब इस मम्मी की लैब टेस्टिंग की गई तो पता चला ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। 7 मार्च 2009 को नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इससे ऐसे सितारों को फाइंड किया जाना था जो हमारी जमीन से मिलते जुलते हों या जिन पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा हों। 2009 से लेकर 2015 तक इसने ट्रांजिट मेथड के जरिए बहुत सारे सितारों को फाइंड किया। ट्रांजिट मेथड में जब कोई सितारा अपने स्टार का चक्कर लगाते हुए उसके सामने से गुजरता है तो कुछ टाइम के लिए उस स्टार की रोशनी कम हो जाती है, जिससे केपलर के जरिए साइंसदान को पता चल जाता है कि वहाँ कुछ सितारा मौजूद है। रोशनी कम होने का टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। इसे नोटिस करने के लिए केपलर में बहुत एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल था कि अगर 1000 किलोमीटर दूर एक कार की हेडलाइट के सामने से कोई मक्खी भी गुजर जाए तो जो थोड़े टाइम के लिए रोशनी कम होगी केपलर स्पेस टेलीस्कोप उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। इस टेलीस्कोप से पता चला कि हमारी कायनात तो सितारों से भरी हुई है जिनकी तादाद स्टार्स से भी कई गुना ज्यादा है। इस टेलीस्कोप से पहले साइंसदान कुछ ही सितारों के बारे में जानते थे, लेकिन 4 सालों बाद इसमें खराबी आ गई। इसमें 4 रिएक्शन व्हील्स लगे हुए थे। स्पेस में ये इसके टायर थे जिससे इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहता। लेकिन फिर अचानक इसके 4 में से 3 व्हील खराब हो गए और अब ये किसी एक पोजीशन पर स्टेबल फोकस नहीं कर सकता था और मिशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने एक डायरेक्शन से आते हुए सूरज के प्रेशर को स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल से केपलर सही से काम करने लगा। लेकिन इस अमल के बाद से केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक लिमिटेड एरिया पर ही नजर रख पाया, जिसके बाद नासा ने सिर्फ और सिर्फ रेड ड्वार्फ स्टार्स पर नजर रखना शुरू कर दी। पहले इस मिशन को केपलर का नाम दिया गया था और बाद में इसे K2 का नाम दिया गया। यहाँ पहले इससे ढूंढे गए सितारों के आगे केपलर
लगा करता था, 2014 के बाद डिस्कवर होने वाले सियारों के नामों के आगे K2 लगने लगा और फिर इसने 2015 में एक सियारा ढूंढा जिसका नाम रखा गया K2-18b। 2018 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल खत्म हो गया, जिसके बाद से इस सियारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाने लगा। 2019 में जब साइंसदान K2-18b सियारे को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार इस सियारे पर पानी की मौजूदगी को नोटिस किया। ये पानी इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की सूरत में नोटिस किया गया। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के होने का मतलब है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं, जिसके बाद इस सियारे को हाइसियन सियारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। हाइसियन का मतलब एक ऐसा सियारा है जिसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैसेस से भरा हो और उसकी सतह पर पानी का समुद्र हो। ऐसे सियारे ना जमीन जैसे होते हैं और ना ही गैस जॉइंट जैसे। इनके एटमॉस्फेयर में डेंस हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद होती है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में पानी ऐसी फॉर्म में मौजूद हो सकता है जो ना सॉलिड होता है और ना गैस। इस सियारे को इस साइंसदान ने हाइसियन की लिस्ट में डाला था। अब सवाल ये आता है कि क्या वाटर वेपर्स की वजह से ये माना जा सकता है कि उस सियारे पर लाइफ मौजूद है या नहीं। इसका जवाब मिला 2023 में, जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी किया गया तो साइंसदान को वहां 3 गैसेस मिली। एक मीथेन गैस, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरी थी डाइमिथाइल सल्फाइड गैस। इसी गैस की वजह से साइंसदानों ने कहा कि वहां लाइफ हो सकती है, क्योंकि जमीन पर यह गैस जिंदा जानदार खारिज करते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। इस फाइटोप्लैंक्टन से एक खास कंपाउंड बनता है जिसे डाइमिथाइल सल्फाइड का नाम दिया गया। इसके अलावा ये कंपाउंड जमीन पर किसी और प्रोसेस से नहीं बनता। साइंटिस्ट के मुताबिक ये गैस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं। ये कुछ ही टाइम में एटमॉस्फेयर में टूटकर दूसरे मॉलिक्यूल्स में बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से इस गैस को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसे तब ही डिटेक्ट किया जा सकता है जब ये किसी सियार पर बड़ी मिकदार में बन रही हो, और ये चीजें साइंसदान को K2-18b में मिली। यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में साइंसदानों को मिली। न्यू स्टडी के मुताबिक K2-18b सियारे के समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स मौजूद हो सकते हैं, जिनसे ये गैस लगातार खारिज हो रही है। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस सियारे को और अच्छे से स्टडी करने का फैसला किया, जिसके बाद 17 अप्रैल 2025 को एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि K2-18b में लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस पेपर को पब्लिश किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। ये पेपर ऐसे वायरल हुआ कि लोग कहने लगे कि इंसानों ने एलियंस को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या सच में खला में लाइफ मिल गई है? क्या सच में इन दोनों गैसेस के मिलने का मतलब एलियन लाइफ है? इसको डिटेल से जानते हैं। जमीन से 124 लाइट ईयर दूर एक सियारा है जिसका नाम K2-18b है। इस सियारे के स्टार का साइज हमारे सूरज से छोटा है। इसके के 2 सियारे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें एक का नाम K2-18b है और एक का नाम K2-18c है। इन दोनों में K2-18b इस सियारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसका साइज जमीन से 2.6 गुना ज्यादा है और इसका वजन जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसकी डेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो ये सियारा पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही ये पूरी तरह से गैस जॉइंट है, यानी ये कुछ चट्टानी है और कुछ गैसी। इसीलिए साइंसदान इसे मिनी नेपच्यून कहते हैं। 2025 में जो पेपर पब्लिश हुआ उसके मुताबिक इस सियारे के मोटे बादलों के नीचे समुद्र में लाइफ मौजूद हो सकती है। कुछ साइंसदानों ने कहा कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जिस डेटा से हमें पता चला है कि वहां डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मौजूद है, वो डेटा गलत भी हो सकता है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। किसी भी रिसर्च को 100% परफेक्ट मानने के लिए उसे 1 से 5 तक पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसमें 1 पॉइंट काफी लो पॉसिबिलिटी है और 5 सबसे हाई पॉसिबिलिटी और ऑलमोस्ट कंफर्म रिसर्च को दिए जाते हैं। इस रिसर्च को 3 पॉइंट मिले हैं, जिसका मतलब है कि साइंसदान अभी भी श्योर नहीं है कि वहां डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मौजूद है, यानी सिर्फ 0.03% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां ये गैस मौजूद है। इतनी कम पॉसिबिलिटी की वजह से ये कहना कि वहां लाइफ का सबूत मिल गया एक पब्लिक स्टंट है। उस सियारे पर वाटर वेपर के सबूत मिले हैं,
लेकिन आज तक साइंसदानों को ये नहीं पता चल सका कि उस सियारे पर पानी भी मौजूद है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सियारे को हाइशियन की कैटेगरी में शामिल किया गया, यानी ऐसे सियारा जो थोड़ा सॉलिड भी है और थोड़ा गैसी भी। ऐसे सियारे डेटा में तो मौजूद हैं, लेकिन आज तक साइंसदानों को ऐसा सियारा स्पेस में नहीं मिल सका। इसीलिए उनका कहना है कि क्या सच में ऐसे सियारे भी हो सकते हैं या नहीं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से सिर्फ ये पता चला है कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड। लेकिन इन मॉलिक्यूल से ये नहीं पता चल सकता कि उस सियारे का अंदरूनी हिस्सा कैसा है। जब साइंसदानों को ये नहीं पता कि उस सियारे का अंदरूनी हिस्सा कैसा है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। क्योंकि जिस सियारे को पानी से भरा हुआ सियारा माना जा रहा है, वो लावा उगलता सियारा भी हो सकता है। डाइमिथाइल गैस की मौजूदगी को 5 पॉइंट भी मिल जाएं, तभी ये चीजें वहाँ लाइफ को प्रूफ नहीं करती। ये गैस फाइटोप्लैंक्टन खारिज करते हैं, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है उस सियारे पर कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद हो जिससे वो गैस निकल रही हो और वो प्रोसेस जमीन पर ना होता हो। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गैस कॉमर्स में भी पाई गई है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो, जिसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है और मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।